क्या तुम यहाँ नहीं आओगे? मैंने पूछा। नहीं, लेकिन घबराओ मत, तुम्हारे आसपास ही रहूंगा और वक्तन फवक्तन तुमसे फोन पर राब्ता भी रखूंगा। हमें कितने दिन यहाँ और रहना पड़ेगा? एक नंबर के चुगत हो तुम। वो आवाज दबा कर बोला। देखो, कुदरत ने कितना निराला मौका फराम किया है तुम्हारे लिए। सरवत और तुम एक जगह हो, बल्कि एक ही कमरे में। यह सिचुएशन शरीफ तरीन हीरो शाहरुख को भी जूही चावला या काजल वगैरह के साथ मिली होती तो इंडिया की फिल्मी तारीख क्या से क्या हो गई होती। तुम पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए हो। मोबाइल के स्पीकर से हल्की सी आवाज निकल के कमरे में फैल रही थी। मुझे डर था कि यह आवाज सरवत के कानों तक न पहुंच जाए। मैंने कहा, अव्वल नंबर की खाबीस हो तुम, और फोन बंद कर दिया। मुझे हरगिज़ तवक्का नहीं थी कि नुसरत से राब्ता कराने वाला वादा इमरान 2-3 दिन से पहले पूरा कर सकेगा। वो खुद भी इंडिया ही में था, मगर उसके हाथ वाकई लंबे थे। अपने जराए से वो बहुत जल्द अपने मुकर्रा हदफ तक पहुंच जाता था। शायद सुल्तान चिट्टा वगैरह ठीक ही कहते थे। इमरान का करीबी दोस्त होने के बावजूद मैं कई पहलुओं से उसे नहीं जानता था। उसकी जिंदगी के कई तारीख कोशे भी मौजूद थे। अगले ही रोज दोपहर से पहले एक कॉल मौसूल हुई। ये पाकिस्तान का नंबर था। पहले जेलानी की आवाज उभरी। उसने मेरा हाल अहवाल पूछा और रस्मी कलमात अदा की, फिर बोला, लो ताबिश साहब, नुसरत बहन से बात करो। हेलो ताबिश भाई। नुसरत भराई हुई आवाज में बोली, तुम ठीक तो हो ना नुसरत? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले गए हैं आप लोग? और बाजी कहाँ है? मैं दिन रात उनकी राह देख रही हूँ। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था मेरे साथ। हम बिल्कुल खैरियत से हैं नुसरत, और सरवत भी बिल्कुल खैरियत से है। बस एक मामले में फंस गए थे हम, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। बहुत जल्द तुम हमें अपने पास देखोगी। हो सकता है कि यूसुफ हमसे पहले ही तुम तक पहुंच जाए। तो अजीब लहजे में बोली, वो पहुंच चुका है ताबिश भाई। वो परसों शाम ही आ गया था। नुसरत के लहजे में यूसुफ के लिए बेगानगी और तलखी थी। वो खैरियत से तो है ना? वो तो खैरियत से है, लेकिन वो दूसरों की खैरियत को बर्बाद कर रहा है। क्या हुआ? मैंने जरा चौंक कर पूछा। बस कुछ नहीं, आप पहले ही परेशान हैं। नहीं नुसरत, मुझे बताओ। मैंने इसीलिए तो तुमसे राब्ता किया है। हम तुम्हारे बारे में जानना चाह रहे हैं। जरा तवक्कुफ के बाद नुसरत बोली, ताबिश भाई, यहाँ वही कुछ हो रहा है जो मैं बार बार बाजी से कह चुकी हूँ। आप बाजी को ना बताइएगा, लेकिन यहाँ यूसुफ ने वही किया है जिसकी इससे तवक्का थी। खुलकर बताओ नुसरत। वो सिसकने लगी। ताबिश भाई, चंद रोज से घर के नंबर पर है, फिर उसी खबीस चरमन गैस के फोन आ रहे हैं। कल रात फिर फोन आया हुआ था। यूसुफ उससे बड़ी देर बातें करता रहा है। मुझे लगता है कि इन दोनों में फिर सुलह हो रही है। मैंने खिड़की के पास खड़े होकर इन दोनों की कुछ बातें सुनी है। यूसुफ को शक हुआ। उसने खिड़की खोलकर मुझे देख लिया। सख्त बुरा भला का उसी वक्त घर से निकल जाने को कहा। मैं कुदरतुल्लाह साहब के आस्थाने पर आ गई हूँ। इस वक्त वहीं से बोल रही हूँ। मैंने छोड़ दिया उसका घर। मैं हैरान रह गया। यूसुफ के हवाले से ऐसी खबर की तवक्का मुझे नहीं थी। जर्मन बीवी के फिर से राब्ते वाली बात भी खैर मुतवक्का ही थी, लेकिन नुसरत जो बता रही थी वो यकीनन सच था। नुसरत सिसकते हुए बोली, ताबिश भाई, आप लोग जल्दी आ जाए ना। आप जिसे ढूंढने निकले थे वो तो यहाँ दंदना रहा है, और आप अभी तक न जाने कहाँ हैं। ये ठीक बंदा नहीं है ताबिश भाई। अब खुलकर सामने आ गया। इसने कल रात बड़ी बदतमीजी की है। बाजी के लिए ऐसी ऐसी बातें कही हैं कि वो सुन लें तो रो रो कर बुरा हाल कर लें। उसे बाजी पर बिल्कुल भरोसा नहीं। वो आपके लिए भी बहुत गलत सोच रखता है। मेरी समझ में नहीं आता, अगर अभी बाजी की आंखें नहीं खुलेंगी तो कब खुलेंगी? आप इन्हें समझाएं ताबिश भाई, अब तो होश में आ जाएं। मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकता नुसरत। अब बाजी को फोन दे, कहा है वो, लेकिन तुम कोई ऐसी वैसी बात नहीं करोगी। मैंने फोन सरवत को थमा दिया। इनकी गुफ्तगू शुरू हुई तो तवील होती चली गई। नुसरत ने को मुझसे कहा था कि वो सरवत को मजीद परेशान नहीं करेगी, लेकिन जब दोनों बहनों ने दुख सुख शुरू किया तो वो कुछ भी छुपा नहीं सकी। मैंने सरवत की आंखों से आंसू रिश्ते देखे और उसके चेहरे को रंजो आलम के रंग ओढ़ते देखा। यह इतला सरवत के लिए यकीनन तकलीफ से साबित हो रही थी कि यूसुफ उसे न सिर्फ यहाँ छोड़कर पाकिस्तान वापस जा चुका है, बल्कि नुसरत से सख्त झगड़ा भी कर चुका है। कुछ देर बाद नामालूम वजह से सिलसिला मुनक़ता हो गया। सरवत कुछ देर हेलो हेलो करती रही, फिर फोन मुझे थमाकर बिस्तर पर तराश होगी। उसने बाजू मोड़कर आंखों पर रख लिया था। हम इसी कमरे में बंद थे। हमें कुछ खबर नहीं थी कि फरीदकोट की इस रहायशी इमारत के अंदर और हमारे से बाहर क्या हो रहा है। बाहर की दुनिया से हमारा राब्ता फकत इस छोटे से खला के जरिए था। इसी में से खाने की ट्रे अंदर आती थी और दीगर ज़रूरियात बशमूल लिबास वगैरह हमें मुहैया होती थी। जवा समेत किसी ने भी हमसे राब्ता नहीं किया। पिछले करीबन 48 घंटे पहले इमरान का फोन आया था और नुसरत की तरफ से कॉल हुई थी। मैं जगत के लिए परेशान था, मगर उसकी तरफ से कोई इतला मुझ तक नहीं पहुंच सकी थी। उसने एक सच्चे खालसे की तरह बड़ी बेजिगरी से जावा के काफिले पर हमला किया था। उसकी दिलेरी और हिम्मत पर कोई शक नहीं था, लेकिन जावा जैसे बदनाम ज़माना बदमाश के सामने उसकी कोई पेश नहीं चल सकी थी।
यह दूसरी तीसरी रात का वाकया है। सरवत ने मेरे सीने के जख्म के मरहम पट्टी की और इसरार करके एंटीबायोटिक दवा भी खिलाई। फिर वो सोने के लिए लेट की। मैंने उसे बहुत कहा था कि वो बिस्तर पर सो जाया करे, लेकिन गाँव की तरह वो यहाँ भी नहीं मानी थी। वो कालीन ही पर सोती थी। हाँ, हम दोनों के दरमियान 6-7 फुट का फासला रहता था। 6-7 फुट का फासला जो दर हकीकत 6-7 सदियों का फासला बन चुका था। दिल के तार न मिल रहे हों तो जिस्मों का कुर्ब कोई माने नहीं रखता। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि रात की तारीकी, सन्नाटा, मुकम्मल तन्हाई और गनूदगी मिलजुल कर इंसान पर जादू सा कर देते हैं। वो कहीं सपनों और बेदारी के दरमियान भटक रहा होता है और उसकी सारी केमिस्ट्री बदल जाती है। इस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैंने करवट बदली तो मुझे लगा कि मेरा चेहरा एक खुशबू में धंसा हुआ है। अपनी नाक के करीब मुझे रेशमी सरसराहट महसूस हुई। यह सरवत की चोटी थी। मैं न जाने कब करवट बदलता हुआ सरवत के करीब चलाया था। कुछ शरारत उसकी चोटी ने की थी और मेरी तरफ बढ़ आई थी। अब उसके रेशमी बाल ऐन मेरी नाक और होंठों से चो रहे थे। एक बेनाम सी कैफियत पैदा हुई। इन बालों के लम्स और इनकी महक ने बहुत सी हसीन यादों के दर खोल दिए। कई दिल गुदाज मुलाकातों का मंजरनामा निगाहों के सामने खुलता चला गया। मैंने देखा ज्यादा कसूर मेरा ही था। मैं नींद की हालत में अपने तकिए से काफी दूर चलाया था। मैंने पलट न चाहा, लेकिन जैसे किसी जादुई गिरफ्त ने मुझे जकड़ लिया। हाँ, ये तारीकी और तन्हाई का जादू था। मैं सरवत के कुछ और करीब चला गया। अजीब वालियानापन से उसके चेहरे के नशीबो फराज को अपनी उंगलियों से सहलाने लगा। उसकी पेशानी, नाक और रुखसार जो कभी मेरे बहुत करीब थे, मेरे अपने थे। अपनी गर्दन आगे बढ़ाकर जब मैंने उसके रुखसारों को चूमा तो वो एकदम बेदार हो गई। ताबिश, गहरी तारीकी में उसकी ठटकी हुई आवाज उभरी। उसके साथ ही उसने अपनी उंगलियों के साथ तेजी से मेरे चेहरे को छुआ, जैसे अपनी उंगलियों से मुझे देखना चाह रही हो। फिर वो जल्दी से उठ कर बैठ गई। मैं बस उसका मध्यम हेवला ही देख सकता था। उसे मेरी तरफ से रुख जरा सा फेरा हुआ था। वो जैसे समझने की कोशिश कर रही थी कि यह क्या हुआ है। एक अजीब सी दिलेरी मेरे सीने में आछी लहर की तरह दौड़ गई। मैंने कब से उसके छाने पर हाथ रखा। उसके सुराहीदार गर्दन का अकबी हिस्सा मेरे सामने था। मैंने उसकी गर्दन के रेशम पर अपने जलते होंठ रख दिए। वो नफी में सर हिलाने लगी। मैंने उसी तरह बैठे बैठे उसे अपने साथ लगा लिया। उसके सर के पिछले हिस्से को, उसके कान की लो को, उसकी गर्दन को बोसे देने लगा। उसकी सांस धूकनी की तरह चलने लगी थी। प्लीज ताबिश, प्लीज, वो करा रही थी। फिर वो जल्दी से उठी और मेरे हाथ पीछे हटाती हुई बिस्तर पर जा बैठी। आप ऐसा ना करें ताबिश, वो कराही, आप मुझे कमजोर कर रहे हैं, मुझे तोड़ रहे हैं, प्लीज ऐसा ना करें। सॉरी सरवत है, मैं भी तो इतना मजबूत नहीं हूं और तुम्हारे हवाले से तो बिल्कुल नहीं। मैं माफी मांगता हूं सरवत है, मैं तहे दिल से कहा। मैं वाकई बेपनाह शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। वो खामोश रही, जैसे मेरी कैफियत को समझ रही और किसी हद तक मेरे साथ हमदर्दी भी महसूस कर रही हो। कितनी देर तक हमारे दरमियान गंभीर खामोशी तारी रही। आखिर मैंने कहा, सरवत अगर तुम चाहो तो मैं जावा से बात करता हूँ। किस बारे में? सरवत, जावा तुम्हारी सलामती और हिफाजत की जमानत दे चुका है और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि वो अपनी जुबान से फिरेगा नहीं। अगर तुम चाहो तो मैं अपने लिए किसी दूसरे कमरे का इंतजाम करा लेता हूँ। नहीं ताबिश, मैं ऐसा नहीं चाहती। लेकिन उसकी आवाज भरा गई। लेकिन क्या? मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ कहो सरवत, मैं सुन रहा हूँ। वो कुछ देर चुप रही, फिर अजीब लहजे में बोली, ताबिश, मैंने खुद से अहद कर रखा है कि मैं कभी आपके बारे में नहीं सोचूंगी, कभी आपके करीब नहीं चाहूंगी। क्यों सरवत, आखिर क्यों? बस ताबिश, मेरे दिल में कुछ खौफ चम गए हैं। मैं जितनी भी कोशिश कर लूं लेकिन अपने ख्यालात को अपने जहन से अलहदा नहीं कर सकती। मुझे लगता है कि अगर मैंने अपना अहद तोड़ा तो नुसरत की जिंदगी अजियत और दुख का मजमुआ बनकर रह जाएगी। उसे 100 साल भी उम्र पाई तो अपनी बीमारी से छुटकारा हासिल नहीं कर सकेगी। ये बीमारी उसके रूए रूए में सराहियत कर जाएगी। हो सकता है कि आप मुझे इस सिलसिले में समझाने की कोशिश करें, इसे मेरा वाहमा और कमजोर अकीदा करार दें, लेकिन मैं क्या करूं ताबिश? आपकी कुर्बत को और इस वहम को एक दूसरे से जुदा करना मेरे बस में नहीं है। खुदा के लिए ताबिश, मुझ पर रहम करें, मुझे आजमाइश में ना डालें। मैं इस आजमाइश पर पूरी ना उतर सकी, कमजोर पड़ गई तो सारी जिंदगी खुद को माफ न कर सकूंगी। मैं इसका हेवला देख रहा था। उसने मेरे सामने बाकायदा हाथ छोड़ दिए और अपनी बेचानी इन हाथों पर रखकर सिकसकती चली गई। कितनी देर तक एक गंभीर सन्नाटा बेडरूम पर तारी रहा। इस सन्नाटे में बस वाल कलाक की टिक टिक थी या मेरे जख्मी दिल की मायूस धड़कन। आखिर मैंने बहुजल लहजे में कहा, सरवत है, मैंने तुमसे वादा कर रखा है, कभी तुम्हें किसी काम पर मजबूर नहीं करूंगा। आज के बाद मेरी तरफ से हर तरह का इत्मीनान रखो, मैं कोई ऐसी गलती नहीं करूंगा। मैंने अपना तकिया उठाया और कुछ मजीद पीछे हटाकर दीवार के बिल्कुल साथ लगा दिया। चादर भी दूर खींच ली और लेट गया। सरवत ने अपना तकिया उठाकर बिस्तर पर रख लिया और लेट गई।
वाल क्लॉक की टिक टिक के सिवा कोई आवाज सुनाई नहीं देती थी। यह कमरा अगर मुकम्मल नहीं तो काफी हद तक साउंड प्रूफ था। मैंने अपनी आंखों से हल्की सी नमी महसूस की। मोहब्बत में इंसान क्यों इतना बेबस हो जाता है। वो अपने सामने बंद गली देखता है फिर भी रुकता नहीं, मुड़ता नहीं, आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन बंद गलियों से रास्ते कहाँ फूटते हैं। अब सरवत बिस्तर पर थी और मैं नीचे था। मुझे लगा कि आज उसने वो एहतराम वापस ले लिया है जो वो मुझे दे रही थी। आज उसने बिस्तर पर सोना मुनासिब समझा है। इस सूरत हाल का जिम्मेदार खुद मैं ही तो था। मैं लेटा रहा, खुद को मुलामत करता रहा। जख्मी दिल कुछ और जख्मी होता रहा, सीने के जख्म कुछ और लौ देते रहे। तौहीन का एहसास रगों को काटता रहा। मैंने खुद से कहा, तुमने बंद गली को देख लिया है, फिर क्यों रुक नहीं जाते? क्यों पत्थरों से टकरा कर खुद को लहू लुहान करना चाहते हो? इन लोगों में खुद को शामिल करना चाहते हो जो इश्क के दुख झीलते झीलते बेनीलो मराम दुनिया से चले गए। ये गली किसी को रास्ता नहीं देती, तुम्हें कैसे देगी? रुक सकते हो तो रुक जाओ ना, पलट सकते हो तो पलट जाओ। दिल ने कहा रुकना होता तो बहुत पहले रुक जाता, पलटना होता तो बहुत पहले पलट जाता। मैं इश्क हूं, मैं दलील को नहीं मानता। मैं कच्चे घड़े पर तैरता हूं, आंखों से देखकर जहर पीता हूं। मैंने मरते दम तक आस का दामन छोड़ना नहीं सीखा। अपने यकीन के बल बोथे पर मैंने पत्थर मौम किए हैं, गहरे पानियों में दिए जलाकर दिखाए हैं। मौत मिले या जिंदगी, मैं हर हाल में सुरखरू होता हूं। मैं लेटा रहा, सोचता रहा। सीने में दर्द की एक लहर सी चलती रही। 4-5 मिनट बाद मैंने गहरी तारीकी में महसूस किया कि कोई मेरे पांव की तरफ मौजूद है। यह सरवत का हेवला था। अचानक उसने मेरे पांव पकड़े और अपनी पेशानी इन पर रख दी। सरवत, क्या कर रही हो? मैंने पांव छुड़ाना चाहे और उठकर बैठ गया। उसने पांव नहीं छोड़े, इन पर अपना चेहरा झुकाए रखा। उसके गर्म भीगे चेहरे का सारा गुदाज मेरे पांव में मुंतकिल हो रहा था। उसके रेशमी बालों की लटें मेरे तलवों से छू रही थी। मैंने उसे पीछे हटाना चाहा, वो नहीं हटी। मेरे पांव से चिमटी रही, सिसकती रही। मुझे पांव की उंगलियों पर गर्म स्याल की मौजूदगी का एहसास हुआ। ये सरवत के आंसू थे। मैं तड़प उठा, वो ऐसा क्यों कर रही थी? उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं उसके बालों पर हाथ फेरने लगा। उसका कंधा थाम कर नरमी से उसे पीछे हटाने की कोशिश भी जारी रखी। बहुत मुश्किल से उसने अपनी गिरफ्त खत्म की और फिर तेजी से उठकर बेड पर चली गई। अगले रोज दोपहर के बाद जब सरवत वॉशरूम में बात ले रही थी, स्पीकर पर जावा की भारी भरकम मनहूस आवाज सुनाई दी। हेलो बच्चा बच्ची, क्या कर रहे हो तुम दोनों? कुछ खास नहीं, मैंने कहा। तो फिर कुछ खास के लिए तैयार हो जाओ। आज शाम तुम एक जबरदस्त पार्टी में शरीक हो रहे हो। खूब मौज मिला करना होगा। किस किस्म की पार्टी है? बच्चे, जिस किस्म की पार्टियां होती हैं, शराब, कबाब, डांस, गाना बजाना। डांस आता है तुम्हें? नहीं, चलो देखना तो आता होगा ना। बड़ी अच्छी फिल्मी डांसर है, मुंबई से खास हम लोगों की तफरीह के लिए यहाँ पधारी है। मजा ना आया तो पैसे वापस। तुम दोनों मियाँ बीवी को दावत है और शिरकत लाजमी है। वो सरवत को बड़े यकीन के साथ मेरी बीवी करार दे रहा था। शुक्र था कि वो कमरे में नहीं थी। मैंने कहा, जावा साहब, हम नहीं आ सकेंगे। नहीं, ये तो नहीं हो सकता। अगर दोनों नहीं तो एक को तो जरूर आना होगा। मैंने कोशिश की कि इस पार्टी से पीछा छुड़ा सकूं, लेकिन जावा बाजिद था। मुझे खतरा महसूस हुआ कि कहीं वो अपनी रायत वापस ना ले ले, यानी दोनों की शिरकत जरूरी करार ना दे दे। हमारी हैसियत इसके कैदियों की थी, वो कोई भी हुक्म लागू कर सकता था। शाम के वक्त मैं सरवत को बमुश्किल समझाने में कामयाब हो सका। वो हरगिज नहीं चाहती थी कि मैं उसे कमरे में अकेला छोड़कर जाऊं। वो ठीक ठीक जानना चाहती थी कि मैं कितने बजे वापस आऊंगा। मुझे खुद पता नहीं था, उसे क्या बताता। मैं जाने लगा तो उसने मेरा बाजू थाम लिया। प्लीज ताबिश, अपना ख्याल रखिएगा। मैंने असबात में सर हिलाया। हस्बे दस्तूर पहले 1 ज़रब 2.5 फुट की मुख्तसर खिड़की खुली। इसमें से प्रेम चोपड़ा ने झांका और सरवत से मुखातिब होकर तहकमाना अंदाज में बोला, कुड़ी, कड़ी लगाए इसे, उल्टी कड़ी। स्टील के हैंडकप अलमारी के ऊपर रखे थे। मैंने सरवत को इशारा किया। उसने हैंडकप उतारे। मैंने हाथ पीछे की तरफ मोड़े। सरवत ने हाथ हथकड़ी में जकड़ दिए। चाबी सरवत के पास ही रही। दरवाजा खोलकर मुझे बाहर निकाल लिया गया। सरवत की आंखों में नमी थी। उसके जहन के किसी गोशे में यह अंदेशा भी था कि शायद पार्टी के हवाले से झूठ बोला जा रहा है और मुझसे पूछताछ करने के लिए मुझे बाहर निकाला गया है। सरवत का अंदेशा गलत साबित हुआ और मेरा यकीन दुरुस्त निकला। एक तवील राहदारी से गुजार कर मुझे एक खमदार राहदारी में लाया गया। ये वही खूबसूरत राहदारी थी जिसके शीशे के फर्श के नीचे पानी था और रंग बिरंगी मछलियां तैरती थी। राहदारी का इख्तिताम एक महराबी दरवाजे पर हुआ। दरवाजे की दूसरी जानिब से बहुत से मर्दोजन की आवाजें सुनाई दे रही थी। हल्के फुल्के कहके भी गूंज रहे थे। मैं एक कैबन नुमा जगह पर पहुंचा। यहाँ 2 नीम उरिया लड़कियां
मेरे इस्तकबाल के लिए मौजूद थी। वो खुशबू में बसी हुई थी और हर मेहरबानी पर माइल नजर आती थी। कैबिन का मखमली पर्दा हटाया गया तो मैं दंग रह गया। मेरे सामने गोल दायरे की शक्ल का एक खूबसूरत हाल था। यह हाल सारे का सारा शीशे का बना हुआ था। यहाँ मौजूद बेशतर फर्नीचर भी शीशे ही का था, मजबूत और चमकदार शीशा, फर्शरादारी जैसा था। नीचे पानी था और रंगीन मछलियां, छोटे केचुए और कछुए और इस तरह की दीगर आबी मखलूकात। पूरे हाल में खुशबुओं, रंगों और रोशनियों की बहार थी। बहुत बड़े डांसिंग फ्लोर पर कोई 2-3 दर्जन मर्दोजन रक्स के लिए तैयार थे। फिर ऑर्केस्ट्रा धुन बखेरने लगा और रकास जोड़े मुतहर्रिक हो गए। एक लड़की ने मुअद्दब लहजे में कहा, कोई खिदमत जनाब? मेरे हाथ खोल दो। वो दिलनशी अंदाज में मुस्कुराई, कोई ऐसी खिदमत जो आपकी ये खादमाएं अंजाम दे सके, कोई ड्रिंक, खाना, सिगरेट से या जो भी आप चाहें। मैं देखा एक तरफ मेज पर शराब, खाना खराब समेत बहुत से ड्रिंक्स रखे हुए थे। महंगे तरीन इंपोर्टेड सिगरेट और सिगार वगैरह भी मौजूद थे। मैंने कहा, नहीं अभी जरूरत नहीं। वो दोनों मेरे दाएं बाएं स्टाइल से खड़ी होगी। मैंने उन्हें बैठने का कहा। वो पहले तो झिझकती रही, फिर मुस्कुराती हुई एक साथ ही बैठ गई। मौसीकी की लय तेज होती जा रही थी। हाल में मौजूद मेहमान खाने से पहले हल्के फुल्के ड्रिंक्स ले रहे थे और स्मोकिंग कर रहे थे। मैंने ध्यान से देखा और हैरान हुआ। मेहमानों में इंडियन फिल्म स्क्रीन के 2-4 जाने पहचाने चेहरे भी नजर आए। एक मारूफ हीरो की दीद ने तो मुझे वाकई हैरान किया। उसके गिर्द चुलबुली लड़कियों का घेरा था और ऑटोग्राफ वगैरह लिए जा रहे थे। सूरत हाल से अंदाजा हो रहा था कि यह नकली नहीं, बाकी असली हीरो है। जावा के करीब चौधरी अनवर की झलक भी दिखाई थी। मैंने सोचा कितना अच्छा हुआ कि यहाँ कहीं इमरान भी मौजूद हो। मैं उसकी सूरत देखने को तरसा हुआ था। मेरे इर्द गिर्द निगाह दौड़ाने लगा, लेकिन वो कहीं नहीं था। इसी दौरान में मौसीकी थम गई, रक्स खत्म हो गया। जोड़े मेजों पर वापस आ गए। एक तरफ बने हुए ब्लोरी स्टेज पर वैरायटी शो पेश किया जाने लगा। इंडिया के चंद टीवी स्टार्स अपनी उल्टी सीधी हरकतों के जरिए हाज़रीन को हंसाने की कोशिश करते रहे और कहीं कहीं वाकई कामयाब भी होते रहे। इसी दौरान में खाने का दौर शुरू हो गया। मेरे सामने भी शीशे की दीदा जेब तपाई पर शानदार खाना चुन दिया गया। बाई जाने बैठी हुई हसीना ने पूछा, क्या खाइएगा? और परेशान होने की जरूरत नहीं, हमें पता है आप मुसलमान हैं और ये सारा हलाल खाना है। खाने के अलावा तो सब कुछ हराम है ना। मैंने उसके सरापा पर उछड़ती हुई नजर डाली। आप मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, जो चाहे कह सकते हैं, मगर हराम में फर्क तो होता है ना जी। बाएं तरफ वाली लड़की अदा से मुस्कुराई। वो मुझे अपने हाथ से लुक़मे खिलाना चाहती थी, लेकिन मैं खाने समेत किसी चीज में रग़बत महसूस नहीं कर रहा था। खाने के बाद बलोरी हाल की तेज रोशनियां बुझा दी गईं। बस हल्की नीलगूं और सुर्ख रोशनियां रह गईं। डांसिंग फ्लोर पर एक कताला नमूदार हुई। उसकी शक्ल भी कुछ जानी पहचानी लग रही थी। इसे फिल्मों में रक्स करते हुए देखा था, लेकिन उसके नाम से आगाही नहीं थी। कोई दूसरे दर्जे की एक्ट्रेस थी, लेकिन जिस्म पहले दर्जे का था। कुछ रोशनियों के जाविये ऐसे थे कि वह कयामत उठा रही थी। तह तरतह लिबास में भी उसका शबाब अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता था। हाल के शानदार ऑडियो सिस्टम पर गाना गूंजने लगा। कुछ इस तरह के बोल थे, रात भर जाम से जाम टकराएगा, जब नशा छाएगा तब मजा आएगा। और वाकई रकासा के रक्स का नशा पूरी महफिल पर छाने लगा। पैमानों की गर्दिश तेज हो गई। धुएं के मरगोले कसीफ होते गए। वो एक एक करके अपने जिस्म से कपड़ों का बोझ कम करती गई। उसके अंदाज में फनकाराना चाबक दस्ती थी। मेरा अंदाजा था कि वो कहीं ना कहीं रुकेगी, लेकिन वो कहीं नहीं रुकी। वो मादर पिदर आजाद होगी। रोशनी ने उसके जिस्म को दहका दिया, सरतापा शोला बना दिया। मौसीकी की लय भी तेज तर होती चली गई। मैं हैरान हो रहा था। बहुत से मारूफ लोग यहाँ मौजूद थे, जिनमें एक बहुत बड़ा इंडियन फिल्म स्टार भी था। उसकी मौजूदगी में यह बरहना तमाशा जारी था। पहले गाने के बाद एक दूसरा हैजान खेज गाना प्ले होने लगा और वो इस गाने से भी पूरा इंसाफ करने लगी। चंद मिनट बाद कई और बॉडी बिल्डर नौजवान भी इस शर्मनाक तमाशे में शामिल हो गए। ये वैशी जंगलियों के रूप में थे, ये भी उड़िया थे। बस इतना फर्क था कि इनके ज़ेरीन जिस्मों को चंद सब्ज पत्तों ने ढांप रखा था। वो हसीन तिरछे जिस्म वाली रकासा के गिर्द हैजान खेज अंदाज में मंडलाने लगे और टैबलों के अंदाज में अपनी जिनसी प्याज का इजहार करने लगे। मैंने सुना था कि इंडिया में फार ईस्ट और यूरोप की तरफ नाइट क्लबों में लाइव सेक्स शोज होते हैं। आज इनकी दीद भी हो रही थी। हैरानी की बात यह थी कि इस महफिल में बहुत सी खवातीन भी मौजूद थीं। इनमें से ज्यादातर अपनी निस्वानी झिझक को अल्कोहल में डुबो चुकी थीं और साथ ही मर्दों के साथ कह के बके रही थी। शराब पानी की तरह बहाई जा रही थी। अचानक एक शराबी के धक्के से शराब की एक ट्राली उलट गई। किसी का सिगरेट भी गिरा और एकदम आग भड़क उठी। यह आग इतनी तेजी से फैली कि हर तरफ भगदड़ मच गई। चिल्लाने की आवाजें आईं। मर्दो जन ठोकरे खाते हुए भागे। कोई आग की लपेट में तो नहीं आया, लेकिन खौफो हिरास बहुत शदीद था। मैंने नायिका शारबा बाई को देखा।
वो नीचे गिरी दो औरतों को पांव तले रोंदती हुई सीढ़ियों तक पहुंची और धुएं के मरगोलों में गुम होगी। मेरे इर्द गिर्द बैठी दोनों लड़कियां भी बाहर लपकी। धुआं तेजी से कैबिन की तरफ बढ़ रहा था। मुझे वो अफरा तफरी याद आ गई जो सरदार अवतार सिंह की हवेली में फैली थी और जिससे फायदा उठाकर मैं और सरवत सरदार की हवेली से निकलने में कामयाब हुए थे। क्या आज भी कुछ ऐसा ही हो सकेगा? मेरे ज़हन से सवाल उभरा।